फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज मेरे साथ है घनश्याम जी सैनी। घनश्याम जी पिछले काफ़ी टाइम से क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। थोड़े दिन पहले अगर आपने ध्यान दिया हो, आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम पे मैंने छोटा सा वीडियो भी शेयर किया था आप सबके साथ में। घनश्याम जी पहले केबीसी पर अमिताभ बच्चन जी से भी बात कर चुके हैं, हमारी कंटेंट टीम के एक लंबे टाइम से सदस्य रहे, और ये अवसर मिला कि एक फोन एंड फ्रेंड पर यहाँ पर घनश्याम जी केबीसी पर आए। पिछले कुछ टाइम से घनश्याम जी जो है अपनी जो, अगर आपने देखोगे आर्थिक समीक्षा पे बुक पे बहुत सारा वर्क जो है यहाँ पर कंटेंट वर्क घनश्याम जी ने किया है। और भी हमारे जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ और भी टीचर्स की वीडियो आते हैं, उसमें रिसर्च वर्क जो डीप रिसर्च होती है उसमें भी घनश्याम जी बहुत वर्क करते हैं। और मेरे साथ भी काफ़ी टाइम से ये आप ये समझ लीजिए कि पर्सनल असिस्टेंट की तरफ से यहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर जैसे कोई टेस्ट सीरीज का रिव्यू लेना हो, इस तरह से प्रूफ रीडिंग करनी हो, काफ़ी टाइम से कुछ काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर उनका देखा कि इनकी हर मुद्दे पर, हर इस तरह के कोई भी कंसेप्ट हो तो उस पर बहुत गहरी पकड़ है। तो इस तरह के कुछ ऐसे वीडियोस भी, ऐसे कोई कई प्रश्न के ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिन पर मुझे लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी होनी चाहिए। चाहे आप जैसे आरएस है, आईएएस है, एसआई है, इस तरह के इंटरव्यू में इस तरह की कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो एक तरह की हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, और वो घनश्याम जी अब लेकर आएंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक तरह से हम देखें तो चाहे मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, जनमानस में, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे प्रश्न रहते हैं जिस पर हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए। इस तरह के वीडियोस रेगुलर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा कि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए, ये एक बहुत अच्छा एक टॉपिक है जिसमें कई सवाल मन में रहते हैं। आज इस टॉपिक के बारे में आज घनश्याम जी आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। घनश्याम जी का यह पहला वीडियो है, हो सकता है क्योंकि अब कैमरे के सामने पहली बार आ रहे हैं, बोर्ड के सामने पहली बार आ रहे हैं, तो नर्वसनेस हो सकती है, लेकिन हाँ, उनका जो कंटेंट है वो बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंटेंट बहुत दमदार है, आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर हाँ, ये थोड़ी सी हो सकती है, पहला वीडियो तो नर्वसनेस हो सकती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा, अगर आपको ये कंटेंट उनका अच्छा लगता है तो उनका हौसला बढ़ाएं, है ना। वीडियोस को लाइक करें, और वीडियोस में उनके बारे में अगर आपको लगता है कि कंटेंट कैसा था उसके बारे में बताएं, और आपको कोई सजेशन हो और क्या सुधार कर सकते हैं तो वो भी आप ज़रूर बताएं। अब मैं यहाँ पर ये जो क्लास है घनश्याम जी को सौंपता हूँ। घनश्याम जी, आप इसको रेगुलर कंटिन्यू करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन और नरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि आखिर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। क्योंकि आपको पता होगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था, और उस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के दो प्रबल दावेदार थे। एक थे सरदार पटेल और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था, उसके बाद भी प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस की जो 15 प्रांतीय कमेटियां थी उनमें से 12 का समर्थन पटेल के साथ में था, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसमें महात्मा गांधी जी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू का चुनाव किया गया, गांधी जी के मन में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से उन्होंने पटेल को हटा करके जवाहरलाल नेहरू को चुना। इससे रिलेटेड जितने भी पक्ष हो सकते हैं उसके हम बारे में हम बात करेंगे। और इससे रिलेटेड आपके जितने भी सुझाव हैं या फिर कोई ओपिनियन आप इस वीडियो से रिलेटेड देना चाहें तो आप कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, आपको पता होगा कि 1945 में भारत को आज़ादी मिलना लगभग तय थी, और इसके दो तीन कारण थे। पहला कारण यह था कि लगातार स्वतंत्रता की मांग बढ़ती जा रही थी, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, इसकी वजह से अंग्रेजों का सरकार चलाने में परेशानी हो रही थी। दूसरा कारण यह था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच पड़ा, और इस वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन था वो मित्र राष्ट्र यानी एलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ रहा था, और ब्रिटेन की इस पूरे युद्ध में जीत होती है। लेकिन इस जीत की वजह से सबसे नेगेटिव इंपैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट पे यह पड़ता है कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाती है और उनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव चली जाती है। इसी बीच 1945 में ब्रिटेन में चुनाव भी हुए, और इन चुनाव में दो पार्टियां थी। पहली पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके हेड थे विंस्टन चर्चिल। देखो, चर्चिल का नाम आया है तो थोड़ा सा इनके बारे में बताना बनता है। चर्चिल को हम कई वजहों से याद रखते हैं। आपको पता होगा कि 1943 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था, और उस अकाल में चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और जो खाद्य सामग्री बंगाल पहुंचनी चाहिए थी वो खाद्य सामग्री कहां पहुंची? वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक लड़ रहे थे उनके पास में। और लगातार बंगाल में लोग मर रहे थे, और ये खाद्य सामग्री को क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसकी वजह से कम बंगाल में 30 लाख से अधिक लोग किससे मर गए?
भूख से मर गए और इसलिए ये आप मेरे लिए तो एक विलन की तरह हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरा इंसिडेंट है जिसकी वजह से इसको याद किया जाता है चर्चिल को, वो है डनकर्क वाला इंसिडेंट। आपको पता होगा कि 1940 के लगभग जर्मनी की जो नाजी जर्मनी सेना थी उन्होंने फ्रांस के निचले हिस्सों पर अटैक कर दिया और अटैक करके फ्रांस का एक शहर था डनकर्क, वहां पर एलाइड फोर्सेस मोस्टली सैनिक तो वहां पर ब्रिटेन के थे, उनको चारों तरफ से बंदी बना लिया। डनकर्क की लोकेशन भी कुछ इस तरीके से थी कि एक तरफ शहर था, दूसरी तरफ चारों तरफ से पानी था, चारों तरफ से जो नाजी जर्मनी की जो सेना थी उन्होंने इनको घेर रखा था, ऊपर से हिटलर की वायुसेना के द्वारा लगातार इन पर फायरिंग की जा रही थी और लगभग इनका बचकर निकलना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद आपको पता होगा कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक स्पीच देते हैं कौन, चर्चिल भाई साहब, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चिल की आइकॉनिक स्पीच जिसमें वो कहते हैं कि वी शैल नेवर सरेंडर। उसके बाद में पूरा प्लान बनाया जाता है चर्चिल के नेतृत्व में और डनकर्क में फंसे इन सैनिकों को निकाला जाता है और यहाँ से लगभग 3 लाख से अधिक सैनिकों को बचा करके निकाला गया। इस वजह से भी हम चर्चिल को याद करते हैं। देखो 1945 के चुनाव की हम बात कर रहे थे जिसमें एक पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी कि इस मामले में जीत होती है, जबकि चर्चिल को यह लग रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटेन का नेतृत्व किया जीत उनकी होनी चाहिए, लेकिन चुनाव के नतीजे इसके उलट आते हैं और इसमें जीत किसकी होती है, लिबरल पार्टी की जीत होती है और एटली जो थे वो क्या बनते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली बनते ही उनको एक चीज तो एकदम क्लियर हो चुकी थी कि हम ज्यादा दिनों तक भारत को अधीन नहीं रख सकते क्योंकि हमारी खुद की अर्थव्यवस्था तबाह होने के कगार पर है। तो उन्होंने फैसला किया कि हम जल्दी ही भारतीयों को पावर ट्रांसफर करने वाले हैं, यानी सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने 3 कैबिनेट मंत्री जो थे उनको भारत भेजा, जिनको आपको पता होगा, एक तो एलेक्जेंडर थे, एक स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एक जॉर्ज पैथिक लॉरेंस थे। आप पॉलिटी में उसके बारे में पढ़ते होंगे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आई जिसमें ब्रिटेन की एटली सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री थे और इस कैबिनेट योजना का मेन मकसद ये था कि किस तरीके से भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। और दूसरा इसका मेन काम था कि जब तक भारतीय अपने स्वयं का संविधान का निर्माण नहीं कर लेते और उस संविधान के हिसाब से पहले आम चुनाव नहीं हो जाते, वहां तक सरकार किस तरीके से काम करेगी, देश कैसे चलेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक अंतरिम सरकार गठन करने का फैसला किया और इस अंतरिम सरकार के गठन के लिए जो चुनाव हुए वो चुनाव कब हुए, 1946 में। इस चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी इसमें बहुमत में आई और ये लगभग तय था कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा। और यहाँ आते आते कांग्रेस का पद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उस समय आपको पता होगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये पिछले 6 सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। इससे पहले आपको पता होगा कि इलेक्शन 1940 में हुए थे जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए जिसकी कई सारी वजह है, जिसमें से पहली वजह यह है कि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था और एक चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए और 6 साल से अबुल कलाम आजादी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी कहा जाता है कि वो खुद भी फिर से चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने इसके बारे में प्रेस में सुना तो उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके उन्होंने कहा कि आप एक वक्तव्य जारी करें कि मुझे अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ना या फिर मैं इस चुनाव लड़ने में रुचिकर नहीं हूं। इसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वक्तव्य जारी किया और ये पूरा घटनाक्रम वहां पर फ्री हो गया। उसके बाद में अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई 29 अप्रैल 1946 को। इस कार्य समिति में चुना जाना था कि जो कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष का मतलब है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा और इसमें चुना जाना था। इसमें बैठक में बहुत बड़े बड़े लोग थे, आपको पता होगा इसमें महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें आप सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, इसमें राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी साहब थे। तो इसमें ये सारे कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेता शामिल थे। देखो उस समय जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था उस समय गांधी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मेरी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए पहली पसंद कौन है तो मैं किसका नाम लूंगा, जवाहरलाल नेहरू का। यानी मेरी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए यानी भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो ये मीटिंग चल रही थी, महात्मा गांधी जी भी यहीं थे। तो इस मीटिंग में हर एक शख्स को पता था कमरे में जो बैठा हुआ था कि महात्मा गांधी जो है जवाहरलाल नेहरू को क्या देखना चाहते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष यानी भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। अब उसके बाद में जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो प्रोसेस स्टार्ट हुई और प्रोसेस किस तरीके से होती थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों करती थी, जिसमें से 15 में से 12 कांग्रेस की जो कमेटी थी उन्होंने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा।
आप समझ रहे हो, 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा। 3 जो कमेटियां थी उन्होंने जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया जैसे नामों को सजेस्ट किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एक भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया। इसके बाद में पार्टी के महासचिव जो थे उन्होंने, कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की पर्ची जो थी, जिस बैठक में वहां बैठे हुए थे गांधी जी के पास में रख दी। गांधी जी ने कृपलानी जी की तरफ देखा कि कुछ करो। कृपलानी समझ गए कि बापू को क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या किया है कि एक वर्किंग कमेटी के माध्यम से कुछ प्रस्ताव तैयार किए और उन प्रस्तावों से जवाहरलाल नेहरू का एक प्रस्ताव बना करके कहां पर रख दिया, कमेटी के सामने रख दिया। हालांकि ये पहले परंपरा बनी हुई थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगी, कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियां करेगी, जबकि जो जेबी कृपलानी ने जो किया था वो था वर्किंग कमेटीज के माध्यम से इसका प्रस्ताव बना करके बैठक में रख दिया। और इस बैठक के प्रस्ताव में आपको पता होगा कि दस्तखत किए गए, पटेल ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए और नया प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया गया। और अब उम्मीदवार दो थे अध्यक्ष पद के लिए, एक तो नेहरू थे और दूसरे कौन थे, पटेल। अब देखो कंडीशन क्या थी कि समर्थन पूरा सरदार पटेल के साथ में था, जबकि महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हुए किसे देखना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। अब दो कंडीशन थी कि या तो सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन जाए, तो हो सकता है कि उससे नेहरू नाराज हो जाए, और महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके मन में एक आइडिया आया कि ऐसा तभी हो सकता है जब सरदार पटेल अपना नामांकन वापस ले ले। यदि सरदार पटेल अपना नामांकन वापस ले लेंगे तो नेहरू को निर्विरोध अध्यक्ष चुना जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने फिर से कृपलानी साहब की तरफ देखा और कृपलानी साहब ने एक पर्ची लिखी और पर्ची लिख करके उसमें यही लिखा होगा कि पटेल साहब आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए। और वो पर्ची किसका दी, किसके सामने, पटेल जी की तरफ। पटेल जी ने पर्ची देखी, उनको शौक लगा कि ये चल क्या रहा है, लेकिन पटेल जी को भी पता था कि गांधी जी जो है वो जवाहरलाल नेहरू को ही अध्यक्ष पद के रूप में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने पर्ची महात्मा गांधी जी की तरफ सरका दी कि आप जो फैसला करेंगे वही हो जाएगा। अब देखो महात्मा गांधी जी के हाथ में पूरा गेम था। महात्मा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू की तरफ देखा और उनसे कहा कि जवाहर, किसी भी वर्किंग कमेटी ने तुम्हारा नाम सजेस्ट नहीं किया है। इस मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू एकदम चुप हो गए। फिर महात्मा गांधी ने फिर से कहा कि आपके नाम का सजेशन किसी भी कमेटी ने नहीं किया है। उस पर भी जवाहरलाल नेहरू खामोश रहे। और उसके बाद में महात्मा गांधी जी को समझ आ गया कि ये नाराज हैं, ये अध्यक्ष बनना चाहते हैं और अब सारा फैसला महात्मा गांधी जी को खुद को करना था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि वो पर्ची जो थी वो पटेल की तरफ फिर से किसका दी, और फिर पटेल ने महात्मा गांधी जी के सम्मान में उस पर दस्तखत कर दिए। ये होता है पटेल बनना। आपको पता होगा पटेल के सामने प्रधानमंत्री का पद था, उनको सिर्फ एक महात्मा गांधी की अवज्ञा करनी थी, उसके बाद में वो प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन पटेल पटेल थे, उनको ऐसे ही लोह पुरुष थोड़ी कहा जाता है। तो उन्होंने महात्मा गांधी के सम्मान की वजह से क्या कर दिया, अपना नामांकन वापस ले लिया और नेहरू क्या चुने गए, निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। अब ये सब कैसे पता, इसका सोर्स क्या है? तो दोस्तों जेबी कृपलानी साहब जो कि उस समय पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, गांधी इज लाइफ एंड थॉट्स, और इसमें उन्होंने इस घटना का क्या किया है, डिटेल में वर्णन किया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इस चुनाव पर कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि आपको पता होगा कि कांग्रेस में जिस तरीके से इलेक्शन हुए, जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव पारित किया गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया, उससे एक चीज़ तो क्लियर थी कि इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुए थे और बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो नाराज थे। तो इन पर कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था। अब हम देखते हैं कि किसने क्या क्या कहा। सबसे पहले हम लेते हैं नाम आचार्य कृपलानी साहब का, जो कि उस समय क्या थे, पार्टी के महासचिव थे। उन्होंने लिखा, आचार्य कृपलानी साहब क्या कहते हैं कि मेरा इस तरह हस्तक्षेप करना पटेल को अच्छा नहीं लगा। पार्टी का महासचिव होने के नाते में गांधी की मर्जी का यंत्रवत पालन कर रहा था और उस वक्त मुझे ये बहुत बड़ी चीज नहीं लगी। आखिर ये एक अध्यक्ष का चुनाव ही था। यानी उन्होंने, कृपलानी साहब का कहना बस इतना सही है कि जिस तरीके से मैं इंटरफेयर कर रहा था इस पूरी प्रक्रिया में, पटेल को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं भी गांधी जी की मर्जी से ही चल रहा था और उसके बाद में उस समय मैं उसको लेकर ज़्यादा सीरियस भी नहीं था, क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं लग रही थी, क्योंकि एक अध्यक्ष का तो चुनाव था। मुझे लगा कि अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ सामने हैं, लेकिन भविष्य कौन जानता है, मालूम होता कि ऐसी तुच्छ घटनाओं से ही किसी व्यक्ति या राष्ट्र की किस्मत निर्भर होती है। यानी ये क्लियर था कि कृपलानी साहब भी इस इलेक्शन से खुश नहीं थे। अब देखिए दूसरे मेंबर ने क्या कहा। दूसरे मेंबर का नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद आपको पता होगा, वही जो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड थे और महात्मा गांधी जी ने उनको बाद में मना कर दिया था। तो कलाम साहब ने क्या कहा, कलाम साहब ने कहा कि पक्ष और विपक्ष को तोलने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मौजूदा परिस्थितियों में सरदार पटेल का चुनाव वांछनीय नहीं होगा। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि जवाहरलाल नेहरू को ही नया प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। यानी जो कलाम साहब थे उन्होंने भी कहा कि जो उस समय की परिस्थितियां थी इस समय की, तो इसमें मुझे लग रहा था कि पटेल का जो चुनाव है वो वांछनीय नहीं हुआ, सरदार जवाहरलाल नेहरू को ही क्या बनाया जाना चाहिए, अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आगे देखिए, आगे और इंटरेस्टिंग है वो क्या कह रहे हैं।
मैंने अपने विवेक के अनुसार काम किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीज़ें बदली, उससे मुझे एहसास हुआ कि यह शायद मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और ये एक बड़ी गलती थी कि मैंने सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया। वो जवाहरलाल नेहरू जैसी गलती नहीं करते। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं जब भी सोचता हूँ कि अगर ये मैंने गलतियाँ नहीं की होती तो शायद पिछले 10 सालों का भारत का इतिहास कुछ और होता। तो इसमें एक चीज़ मैं एकदम क्लियर कर दूं कि वो किन गलतियों की बात कर रहे हैं। जैसे एक तो जिन्ना से नेगोशिएट करने की बात थी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो इसमें जिन्ना से नेगोशिएट करने की बात थी। दूसरी बात थी कश्मीर के मुद्दे पर भी माना जाता है कि उसको फेल रहे और उसके बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि हम कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाएंगे। उसके बाद में वो मामला यूएन में गया, इसकी वजह से भी वो उससे नाराज थे। अब देखो राजगोपालाचारी साहब क्या कहते हैं इसके बारे में। देखो इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग केस है। आपको पता होगा कि जब राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट चुना जाना था, तब दो कैंडिडेट थे, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। पटेल चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, जबकि नेहरू चाहते थे कि राजगोपालाचारी जो थे वो क्या बने, राष्ट्रपति बने। लेकिन फाइनली राष्ट्रपति कौन बनते हैं आपको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। यानी जिस व्यक्ति की वजह से राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति पद से वंचित किया गया वो कौन थे, पटेल। अब देखो राजगोपालाचारी साहब क्या कहते हैं कि निस्संदेह ये बेहतर होगा यदि नेहरू को विदेश मंत्री बनाने के लिए कहा जाता और पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। मैं भी ये मानने की भूल में पड़ गया कि जवाहरलाल नेहरू दोनों में से अधिक प्रबुद्ध व्यक्ति थे। ये एक गलत धारणा थी, लेकिन ये प्रचलित पूर्वाग्रह था। यानी जो ये राजगोपालाचारी थे ये भी इस बात के समर्थन में थे कि जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्री बनाया जाना था और पार्टी का नेतृत्व यानी देश का नेतृत्व तो सरदार पटेल को ही करना चाहिए था। राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, राजेंद्र प्रसाद ने डायरेक्टली ये नहीं कहा, लेकिन उस समय के एक जाने माने पत्रकार थे दुर्गादास, उन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू। उन्होंने लिखा कि राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी यानी कैप्टन का बलिदान कर दिया और मुझे डर है कि अब नेहरू अंग्रेजों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ये किसने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अब देखो इससे एक चीज आपके जन मन में एक परसेप्शन आ रहा होगा कि नेहरू जो है वो पीएम कैंडिडेट के लिए सूटेबल नहीं थे इस तरह का। तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि हो सकता है कि पटेल के सामने वो एक बेहतर कैंडिडेट नहीं थे उस समय, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस समय जो सेकंड पोजीशन पर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होगा 1951-52 में आम चुनाव हुए। आम चुनाव में पूरी जनता को पता था कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, जवाहरलाल नेहरू बनने वाले हैं। उसके बाद में इलेक्शन हुए और इलेक्शन में कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कितनी सीटें मिली, 364 सीटें मिली 489 में से, यानी 75% सीटें जो है जवाहरलाल नेहरू को मिली कांग्रेस में। तो आप समझ रहे हो 75% सीटें, यानी पहली बार हो सकता है कि अंतरिम सरकार में महात्मा गांधी जी की सिफारिश पर या उनके इंटरफेयर की वजह से उनको प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन बाद में जब आम चुनाव हुए तो जवाहरलाल नेहरू को अच्छी खासी सीटें मिली, उनकी पार्टी को बहुमत मिला और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। अब देखो सबसे पहली बात कि गांधी जी के सामने क्या चुनौतियां थी। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जवाहरलाल नेहरू कहे गांधी जी को कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं और गांधी जी कहे कि हाँ बिल्कुल आप बन सकते हो। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा। देखो सबसे पहली चीज ये मानी जाती है कि जवाहरलाल नेहरू सेकंड पोजीशन नहीं चाहते थे। यानी जवाहरलाल नेहरू का मत सिर्फ इतना सा था कि मैं देश का नेतृत्व करूंगा, मैं किसी के अधीन काम नहीं करूंगा। इससे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। गांधी जी को यह लग रहा था कि यदि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो इससे कांग्रेस क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी और स्वतंत्रता की पूरी योजना ही गड़बड़ा जाएगी और अंग्रेजों को सत्ता हस्तांतरण की देरी का क्या मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा। ये गांधी जी के मन में चल रहा था कि ऐसा हुआ तो। उसके बाद में आप देखो क्या हुआ। उसके बाद में गांधी जी चाहते थे कि यदि गांधी जी की यह सोच थी कि यदि नेहरू प्रधानमंत्री बने तो पटेल का साथ मिलेगा। ये लेकिन यदि पटेल प्रधानमंत्री बने तो ये जरूरी नहीं कि नेहरू का साथ मिले। और आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी तो ये चाहते थे कि पटेल और नेहरू दोनों देश का नेतृत्व साथ साथ करें। अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू हो और राष्ट्रीय कामों के लिए पटेल हो। और इन्होंने नेहरू और पटेल की तुलना दो बैलों से भी की है। यानी जिस तरह एक बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैलों की जरूरत होती है, उसी तरीके से इस देश को चलाने के लिए भी दोनों की आवश्यकता है। और बाद में हुआ भी ऐसा कि पटेल को जो है वो उप प्रधानमंत्री बनाया गया और गृह मंत्रालय का कार्यभार भी इनको सौंपा गया। और उसके बाद में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई इनको रियासतों के एकीकरण की। और आपको पता होगा कि जिस तरह अखंड भारत के निर्माण में पटेल का योगदान है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। उसके बाद में तीसरा कारण क्या रह सकता है गांधी जी के सामने। देखो एक चीज तो ये थी कि गांधी जी जो थे वो उनको लग रहा था कि पटेल का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब रहता था। और आपको पता होगा कि नेहरू पटेल से कितने साल छोटे थे, 14 साल छोटे थे।
आयु में। और उसके बाद में हुआ भी यही कि दिसंबर 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु भी हो गई। और उस समय गांधी जी को ये लग रहा होगा कि संक्रमण काल में जब देश नया नया आज़ाद होने वाला है तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो देश का नेतृत्व करे, जो लंबे समय तक कर सके, 15 से 20 साल देश को संभाल सके। इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सरदार पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को चुना हो। लेकिन कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि गांधी जी के मन में शुरू से ही नेहरू के लिए एक नरम कोना था और इससे पहले 1929 और 1936 में भी नेहरू को प्राथमिकता दी गई, ये मानते हैं क्रिटिक्स। उसके बाद में हम आते हैं कि गांधी जी नेहरू के समर्थन में इतने क्यों थे, यानी गांधी जी नेहरू से इतने प्रभावित क्यों थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहला कारण ये था कि गांधी जी जो थे वो नेहरू के आधुनिक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि आपको पता होगा कि नेहरू जो है वो इंग्लैंड से पढ़ करके आए हैं, विदेश नीति में भी ये पारंगत हैं, अंग्रेजी भी बहुत ठीक ठाक बोल लेते हैं, बहुत अच्छी बोल लेते हैं मतलब। और उसके बाद में इनको अंग्रेजों के साथ में इनके बेहतर संबंध है। और जिस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद में काम किया, आपको पता होगा गांधी जी के तौर थे कि आधुनिक दृष्टिकोण वाले हैं, और उन्होंने उसको साबित भी किया। क्योंकि आपको पता होगा कि नेहरू जी ने क्या किया, सबसे पहले आईआईटी की स्थापना की, आईटीआई की स्थापना की, एम्स बनाया, डीआरडीओ की स्थापना की, इसरो की स्थापना की, एटॉमिक एनर्जी की इन्होंने नींव रखी, सेल की नींव रखी, भेल की नींव रखी, भाखड़ा नांगड़ जैसे बांध बनाए। ये दर्शाता है कि नेहरू कितने आधुनिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। जिस चंद्रयान मिशन को लेकर के आज हम गर्व करते हैं, इसरो पर हमें गर्व है, उस चंद्रयान मिशन को भेजने वाले इसरो की जो नींव सबसे पहले रखी थी वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। और नेहरू जी की वजह से ही आज हम चंद्रयान मिशन को भेज पाए। अगर नेहरू जी ने ये काम नहीं किया होता तो आइडिया है कि लगभग 10 साल चंद्रयान मिशन और लेट हो जाता और स्पेस इस स्थिति में नहीं होता। उसके अलावा देखो, जवाहरलाल नेहरू के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी उनको पसंद करते थे। दूसरा ये था कि जवाहरलाल नेहरू की जो आइडियोलॉजी थी वो धर्मनिरपेक्षता वाली थी, यानी वो एक सेकुलर नेता थे और उनकी विचारधारा समाजवादी थी। और आपको पता होगा कि उस समय देश का बंटवारा हुआ था, और देश का बंटवारा होने की वजह से एक नया देश बना पाकिस्तान, और काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान में गया। कुछ मुस्लिम जो यहीं के थे वो यहीं रहे। और उस समय जनरल परसेप्शन यही था कि अल्पसंख्यक समुदाय और जो मेजोरिटी समुदाय है उसको साथ में लेकर चलने वाला ही कोई एक नेता हो। और उस समय गांधी जी को सबसे सूटेबल नेता कौन लग रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। हालांकि पटेल को लेकर के भी डिबेट है, पटेल पर आरोप है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो राइट विंग वाली है, लेकिन इस पर डिबेट है क्योंकि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो आरएसएस पर बैन लगाने वाले पटेल पहले व्यक्ति थे, क्योंकि ये उस समय क्या थे? होम मिनिस्टर थे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, विदेशों में नेहरू की लोकप्रियता। एक कारण यह भी था जो महात्मा गांधी को लगता था, क्योंकि जनरल परसेप्शन यही था कि विदेशों में महात्मा गांधी के बाद में जवाहरलाल नेहरू को ही इनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। और ये नेहरू विदेश नीति में भी पारंगत थे, अंग्रेजों के साथ में इनके बेहतर संबंध थे। नेहरू कमाल के वक्ता भी थे और युवाओं में बहुत लोकप्रिय भी है, और इनको चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाते हैं। आपको पता होगा कि हम 14 नवंबर को इनकी जयंती पर क्या मनाते हैं? बाल दिवस में मनाते हैं। उसके बाद में अब आता है पूरे वीडियो का सार आ गया है, यानी अब वीडियो अंत होने की कगार पर है। देखो, इस वीडियो से पूरा परसेप्शन ये बन सकता है कि गांधी और जो पटेल हैं उनके संबंध ठीक नहीं थे, या फिर गांधी जो थे वो पटेल को उतनी वैल्यू नहीं करते थे जवाहर की तुलना में, नेहरू जी की तुलना में। तो इसको हम एकदम क्लियर कर देते हैं कि गांधी जी, आपको पता होगा कि ये भी गुजरात के थे, पटेल भी गुजरात के थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और पटेल का जन्म गुजरात में हुआ और 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। यानी गांधी जी पटेल से सिर्फ 6 साल बड़े थे, यानी पटेल गांधी जी सिर्फ 6 साल छोटे थे, और 6 वर्ष उम्र में जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह से इनके बीच में जो व्यवहार था वो कैसा था? मित्रवत व्यवहार था। उसके अलावा उसके अलावा इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री भी मिडिल टेम्पल लॉ कॉलेज जो कि लंदन थे वहाँ से की, यानी उन्होंने एक ही कॉलेज से वकील यानी बैरिस्टर की डिग्री की थी। उसके बाद में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पटेल जो थे वो गांधी से प्रभावित नहीं थे, लेकिन जैसे ही 9 जनवरी 1915 को आपको पता होगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए, और यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह किया, और उस खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह में इनको सफलता मिली। और उसके बाद में गांधी और पटेल पास पास में आए। और देखो, आपको पता होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक बुक लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम। इन्होंने क्लियरली कहा कि पटेल वॉज इंटायरली क्रिएशन ऑफ गांधी, यानी जो पटेल हैं वो गांधी की ही एक रचना है। तो इस सारी बात से निष्कर्ष ये है कि गांधी और पटेल के बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी मनभेद नहीं था। कुछ मामलों में पटेल जो थे जो गांधी की आलोचना करते थे, कुछ मामलों में गांधी जो थे वो पटेल की आलोचना करते थे। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी स्थितियां समझ में आ चुकी होगी, और जो भी फैक्ट्स थे जो मैं यहाँ लगा सकता था वो मैंने लगाया। उसके अलावा भी आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अगर आपका भी कोई पसंदीदा कोई टॉपिक हो जिस पर आपको जानना है तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस पर बात करें। देखो, इस तरह के वीडियोज़ में क्या होती है कि एक रिसर्च की ज़रूरत होती है, तो इसको हम बहुत फास्ट नहीं ला सकते। हम कोशिश करेंगे कि बहुत
जल्दी आपको एक और इससे रिलेटेड वीडियो मिले, इसके लिए अभी के लिए मैं विदा चाहता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।